किसी के स्कूल में है क्या, या कोई और लगवाते हैं तुम्हें? एलिमेंट्स ही लगी हुई है अभी भी? अच्छा, ठीक है। तो हमें एनसीईआरटी नहीं कराते थे, हमें एलिमेंट्स कराते थे, क्योंकि एनसीईआरटी हमें ये बोल के नहीं कराया जाता था कि बहुत ही आसान है। और तो फिर हम लोगों को एलिमेंट्स ही कराया जाता था। और वो मैम ऐसी थी, जैसे अपने स्कूल में क्या होता है ना, तुम्हारे स्कूल में ही होता है ना कि टीचर एक दो सवाल करा देता है, फिर तुम्हें पूरी एक्सरसाइज करने के लिए देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना वो, है ना? ये तुम थम्स अप क्या दे रहे हो? क्या माइक खराब है क्या तुम लोगों का? मैम खाना खा रहे हैं। हाँ, या आलस आ रहा? अच्छा, खाना खा रहे वो तुम्हारी अलग बात है, बाकी बच्चे तो हमारे में भी ऐसे ही होता था कि हमें भी क्वेश्चंस करवा के पूरी एक्सरसाइज दे देते थे। लेकिन वो मैम ऐसे थे कि वो करवाते ही वो क्वेश्चन ऐसे थे जिससे हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाए। मतलब होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको करने से बाकी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, वही लगाते हो जाते हैं। तो वो मैम वैसे ही हमारे मतलब हमें करवाती थी क्वेश्चंस, और हमें सर्कल मार्क करवा देती थी कि ये वाले जो है तुम घर से प्रैक्टिस करके आना। तो बहुत अच्छे टीचर थे वो हमारे। मैंने ट्यूशन भी रखवा ली थी, फिर मैंने ट्यूशन भी छोड़ दी थी। कल होएगी ना टेस्ट डिस्कशन? ओ कल नहीं, परसों, सॉरी, परसों। ठीक है, ऑल राइट। आ गए हैं सभी के सभी? 21 बच्चे आए हैं क्या? गौरव आ गया, गौरव पाल। हाँ, एक और चीज मुझे ये बोलनी थी तुम लोगों को, जिसके जो भी डाउट यस होते हैं मैम। मुझे, गुड इवनिंग, पर्सनल ग्रुप में मत भेजा करो प्लीज, मैं नहीं देख पाती हूँ। आई हैव 70 ग्रुप्स। मेरे पास पर्सनल जो तुम लोगों के बने हुए हैं ना, ऐसे ही करके 70 बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं। मेरे लिए फिजिबल ही नहीं होता है कि मैं देख भी पाऊँ। मतलब इतने पता ही नहीं चलता कि किसी का मैसेज आया नहीं। डाउट सॉल्विंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे टीचर एक दो बार जाके देख लेता है किसी का कोई डाउट तो नहीं आया हुआ। तो प्लीज पर्सनल ग्रुप में मुझे मत भेजा करो। पर्सनल ग्रुप में भेजोगे तो तब तुम्हें रिप्लाई मिलेगा जब लाइक मेरे को तुम्हें कोई मैसेज वैसेज करना होगा। प्लीज, अगर तुम्हें लाइक जल्दी आंसर चाहिए, प्लीज आस्क इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप। उसमें मैं हूँ, कन्हैया सर हैं, तो दोनों में से कोई कर देता है रिवॉर्ड। ठीक है? सो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और संडे को तो मतलब मेरे से एक्सपेक्ट ही मत किया करो, एक मुझे संडे ही मिलता है। मैं फोन बंद करके साइड में रखती हूँ सुबह। कल मैंने रात को व्हाट्सएप ओपन किया था, तो मैंने देखा चल कर देती हूँ फटाफट जो डाउट्स आए हुए हैं, नहीं तो मैं संडे को अपना ये वाला नंबर नहीं वो करती हूँ, ऑन करती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना, देख। ओके, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हर्षित, क्लास कौन सी ज्वाइन नहीं हो रही थी? मेरी तो 9:15 थी ना बेटा। मैम वो ना फिजिक्स की क्लास होनी थी, मेरे को लगा केमिस्ट्री की क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिजिक्स की क्लास ज्वाइन नहीं हुई थी 7 बजे? अच्छा, तुम दूसरे नो लिंक पे मैम। चले गए होगे। मैम फिर आपको मेंशन कर दिया, उसके बाद मैं रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैंने क्लास नहीं लगा पाया। लिंक किसका आया था? फिजिक्स का ही आया होगा ना ग्रुप में। मैम ज्वाइन भी किया था फिजिक्स वाले में, दो हम्म, बार मैंने ट्राई किया तो फिर मैम ने अंदर नहीं लिया क्लास में। अच्छा, फिर तुम मनीषा मैम को पर्सनली एक बार कर देते ना मैसेज, क्लास ही रह गई तुम्हारी तो। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो कल क्या कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा बताओगे? सैटरडे को क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, बताओ। इलेक्ट्रो। मैम मार्कोनी को 20 मार्क में करा था। हाँ जी, चलो, किसी ने तो बताया, मेरे को लगा नहीं तो सारे बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होके आए हो। चैप्टर ये खत्म हो चुका है तुम्हारा, अगेन आई एम सेइंग। अब तो ये लगा लो तुम्हारा जो हाइड्रोकार्बन में पोर्शन है ना, जो थोड़ा बहुत तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
मैं उसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेन जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। अब वैसे तो कायदे से मुझे आज करवाना था ये कंप्लीट चैप्टर, बट आज नहीं हो पाएगा, इसके बाद भी नेम रिएक्शंस कुछ रह जाएगी, तो मुझे एक और लेक्चर लगाना पड़ेगा आधे घंटे का। जब ये तुम्हारा जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा, देन फिर मैं स्टार्ट करूंगी तुम्हारे ग्रीक रीजन, बट इट्स ओके, वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो बेसिकली मैं एक बार बता देती हूँ लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था। अभी तक हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर लिया था, राइट। और प्रीवियस क्लास में मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया था, वो वैसे हाइड्रोकार्बन का टॉपिक था। तो अब जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का टेस्ट है ना, तो फिर वो तुम कर सकते हो प्रिपेयर, क्योंकि तुम्हें आता ही है, अगर उससे सवाल आएगा तो तुम लोग बना लोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि आपका कार्बोकेटाइन बन रहा था, याद करो, बन रहा था ना। तो जब भी आपका कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको सोचना है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, इफ यस देन करा दीजिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने तुम लोगों को क्या कराया था, यही कराया था शायद, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कराए थे। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलता है, राइट। और उसके अलावा और क्या बताया था, हाँ, मैंने तुम्हें घर से वो भी करने के लिए बोला था कि एक बार इसकी आईयूपैक नेमिंग कर लेना, जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पेजेस हैं उनको पढ़ लेना। बाकी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें हाइलाइट्स भेज दूंगी इसके, उसको कर लेना, वो तुम्हारे स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और जेई के लिए तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब तुम जो है वो कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने बोला था। आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, मेन टॉपिक तो हमारा वही रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैं करवाने को नहीं करवाती, क्योंकि वो तुम ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हो, बट मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चों ने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है, तो मैं वो आज करवा दूंगी, क्योंकि वही सेम चीज तुम्हारे आने वाले चैप्टर्स में भी रिपीट होगा। तो तुम मुझे ये ना बोलो कि मैम हमें तो आता ही नहीं, तो इसीलिए मैं करवा रही हूँ, ताकि आगे वाले चैप्टर में जो टॉपिक आएंगे वो तुम्हारे स्मूथली निकल जाए। उसके अलावा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें देखने को मिलेगा कि हर साल वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी मैं तुम्हें कराऊंगी। अभी क्या है, क्या रिएजेंट इसमें यूज होते हैं, वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगी। और यस, क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। नहीं, हाइड्रोकार्बन का टेस्ट 21 सितंबर को है ना, आ गया होगा शायद ग्रुप में तुम लोगों का सिलेबस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 28 को तो तुम लोगों का हेलो एल्केन्स का मेरे ख्याल से टेस्ट है। यस मैम। ठीक है, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत लेना। अगर तुम्हें लग रहा है हाइड्रोकार्बन हमने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, अगर तुमने मेरे साथ हेलो एल्केन एंड हेलोजेन्स में भी करा होगा ना, मैं इतना तो गारंटी देती हूँ तुम लोग 10 क्वेश्चन तो बना लोगे पेपर में। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है, निकाल के थोड़ा पढ़ सकते हो। सारा पढ़ने की कोशिश मत करना, ऑलरेडी चैप्टर वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर एल्केन आता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ही आप जनरली वो एरोमेटिसिटी वाला याद है जो जीओसी में पढ़ाया था मैंने, वो भी इसमें ही पढ़ते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स में ही आता है, ठीक है। जैसे कन्फर्मेशन हो गया, वो भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें जो तुम्हें लोगों को जीओसी में पढ़ाई जाती है या हेलो एल्केन हेलो एल्कीन में पढ़ाई जाती है, वो सब हाइड्रोकार्बन में कहीं ना कहीं तुम लोगों को दे रखा है। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं कि मैम इतना सारा कैसे होगा, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ, इतना बड़ा चैप्टर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 5 दिन में कर लोगे। तो थोड़ा कोई एक 3-4 टॉपिक पकड़ लो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लो एक टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लो एक, ये टॉपिक कर लो, एल्काइन की रिएक्शन कर लो, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कुछ देखो, ना से बराबर, ना से अच्छा है, ना कुछ करने से अच्छा कुछ कर लो, ताकि तुम्हारे टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। 100% करने के पीछे मत भागना अगर तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है। और मैं तुम्हें जज भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने तुम्हें पिछले साल नहीं पढ़ाया हाइड्रोकार्बन चैप्टर। तो अगर स्कोर थोड़ा कम भी आ जाएगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ भी ना पढ़ के जाओ, 3-4 टॉपिक तो प्लीज कर जाना, ताकि ब्लैंक ना बैठ जाओ वहां पे कि एक क्वेश्चन भी नहीं आया और सबके 0-0 नंबर, और कहोगे कि मैम ने कहा था मैं जज नहीं करूंगी,
कम नंबर ले आओगे तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मत करना, कुछ पढ़ के चले जाना, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है फिर स्टार्ट करती हूँ बेटा। मैथ्स और फिजिक्स में 11th आ रही है इस बार। यस मैम। यस मैम। सब में तो फिर टेंशन मत लेना। मैम हर टेंशन सेक्टर ने भी नहीं, यही कहा था आज क्या टेंशन नहीं लेना। मैम कि अगर डर लगे तो चैप्टर छोड़ देना, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बट मैं ये चीज नहीं बोल सकती, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट तो है, बट हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि एक हफ्ते में इतना नहीं हो पाता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जेई 2025 का सवाल है। मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं तुम लोगों को, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसे ही मेरे को आंसर बताओ। चलो कौन नहीं आया आज? समीर कहाँ है? समीर, समीर कौन सी दुनिया में चला गया? गौरव, मैम उसके चोट वगैरह लग रही है ना, इसलिए वो एब्सेंट है। अच्छा मैम वो कंपटीशन में ना वो गिर गया था, तो उसके कई जगह चोट लग गई थी इसलिए। हाँ, ठीक है। तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैम मैं तो ठीक हूँ। चलो बधाई हो, शुक्र है। प्रिंस राठौर ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी करो भाई, बाकी करो। वेरी गुड सुमित, आर्यन। मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे हैंड रेज करते हैं, तो थोड़ी सी एज अ टीचर खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो कर ही रहे हो। आदर्श जी क्या होगा बताओ जी? आदर्श, मैथ द फॉलोइंग। मैम डी का फर्स्ट, कौन सा का फर्स्ट? फोर्थ का या सेकंड का? फोर्थ का, ठीक है, और और मैम सोचो, फर्स्ट का। मैम थर्ड का, रट्टा नहीं मारना, आराम से कॉन्सेप्ट लगा थर्ड का के। सेकंड, थर्ड का सेकंड, ठीक है। और और मैम फिर बी का थर्ड और ए का फोर्थ। बी का थर्ड, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया इसने, है ना? देखो तुम्हें याद है क्या बताया था मैंने? इसमें ना ऑप्शंस वैसे तो पेपर में थे इसके। देखो तुम्हें याद है जब मैंने कहा था अगर तुम इसमें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी रिएक्शन, है ना? मैंने इसके रीजंस भी बताए थे आप लोगों को। तो तुम्हें ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा था ये वाला टेम्परेचर प्रेशर याद कर लेना, काम पे आ जाता है। तो देखो आया हुआ है, ठीक है। सो एक तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखोगे। तो एक आ गया, फोर्थ आ गया। अब यहाँ पे अब जैसे जैसे तुम सब्सिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओगे ऑर्थो और पैरा पे, तो क्या होगा बताया था मैंने, कम टेम्परेचर में रिएक्शन होगी। अगर एक लगा हुआ है तो 443 केल्विन पे हो रहा है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ करो। अगर 2 लगा दोगे तो 443 से कम ये वाला टेम्परेचर है। अगर 3 लगा दोगे तो भाई साहब सिंपल गर्म करने पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। तो ये जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलो, तो हुआ कंसेप्ट क्लियर इसका? ये तो मत भूलना यार, क्या पता आ जाए तुम लोगों के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर बन जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है। ओके, अब हेडिंग डालो एक बार, फ्री एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। डालो हेडिंग और फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को। देखो अब ये रिएजेंट मत लिखना, इधर आओ बच्चों। मैंने तुम्हें बताया था कि दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, बताया था मैंने बताया होगा तुम लोगों को पहली क्लास में, एलाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस बताया होगा, ठीक है। तो ये एलाइलिक कार्बन है आपका, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इस वाले एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन लगा दूं या क्लोरीन लगा दूं, तो आप इसको क्या बोलते थे? एलाइलिक हैलाइड बोलते थे। मैंने कहा था कि अगर sp3 कार्बन से अटैच है तो तुम लोग क्या बोलोगे उसको? एलाइलिक हैलाइड बोलोगे, बिकॉज हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्या था अपना? ये था अपना टोल्यूइन, याद करो टोल्यूइन था ये,
अगर मान लो मैं यहाँ पे हेलोजन लगा दूं यहाँ पे, तो ये वाली पोजीशन का नाम मैंने बताया था तुम लोगों को, बेंजाइलिक पोजीशन थी, याद आ रहा है? बेंजाइलिक पोजीशन थी और इस पे हेलोजन अटैच है, तो तुम क्या बोलोगे? बेंजाइलिक हैलाइड है ना? अब देखो मेरा बेटा, ऐसे अब ध्यान से सुनना, ऐसे कौन से रिएजेंट हैं जो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराते हैं? समझ में आया? मतलब मैं ये कह रही हूँ, ऐसे कौन से रिएजेंट हैं जिनको लेने पे वो क्या करते हैं, अगर कहीं पे एलाइलिक पोजीशन है, वहां पे हाइड्रोजन है प्रेजेंट, और बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको हटा के कुछ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ऐसे कौन से रिएजेंट है मेरा बेटा? अब रिएजेंट्स के नाम लिखो। तुम्हें पेपर में क्या देखने को मिलेगा? जहां पे भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। या तो तुम्हें पेपर में मिलेगा क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गेटिंग माय पॉइंट, या फिर क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग कर रखा होगा, या फिर ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीटिंग दे रखी होगी, या फिर तुम लोगों को ये दो पॉपुलर रिएजेंट है एनबीएस और एनसीएस। एनबीएस और एनसीएस, एनबीएस क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। मैम इसका स्ट्रक्चर नाम याद रखना है क्या? नहीं रखना, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है करता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जो ये मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें रेडिकल मिलता है, बीआर रेडिकल। तो एनबीएस बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है, ये क्या है? सोर्स ऑफ बीआर रेडिकल है। यहाँ से एनबीएस से तुम्हें क्या मिलेगा? बीआर रेडिकल मिलेगा। एनसीएस क्या है? एन क्लोरोसक्सीनामाइड है, तो यहाँ पे क्या है? ये सोर्स ऑफ, बोलो, सीएल रेडिकल, सोर्स ऑफ सीएल रेडिकल। तो अभी तुम बहुत सारे जब आप तुम सवाल करोगे ना, देखो मैं नेक्स्ट सवाल तुम्हें करवाऊंगी भी सही, तो वहां पे ना तुम्हें जगह जगह पे देखने को मिलेगा एनबीएस, एनसीएस, है ना? ज्यादातर ये बहुत पॉपुलर है, मतलब जेई का फेवरेट रिएजेंट है, मैं बता दे दूं, एनबीएस। तो जब भी तुम इनमें से कोई भी रिएजेंट देख लो तो समझ जाना, अगर एलाइलिक पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन वहां पे है, तो क्या कर दोगे? वहां पे तुम सब्स्टिट्यूशन करा दोगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अब कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन? आओ मैं एक बार छोटू सा मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ। मैं वैसे तुमसे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी बता देती हूँ, मान लो कभी भूल गए तो याद आ जाए। देखो इधर दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, सनलाइट की मान लो लेट से यहाँ पे आपके पास है एनबीएस, तो एनबीएस से तुम्हें क्या मिल रहा है? बीआर रेडिकल मिल रहा है, यस और नो? हाँ मैम। तो सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म होगा, सीएच बॉन्ड को ब्रेक करोगे तुम लोग, क्या बनेगा यहाँ पे? बताओ मेरे को। यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यस और नो? अब ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ कि ना? क्या ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं? हाँ मैम, एलाइलिक रेडिकल है, जैसे एलाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, वो ये भी हो रहा है। तो दोनों ही सेम है, देखो दोनों ही सेम है। तो अब बीआर रेडिकल क्या करेगा? जो यहाँ पे रेडिकल है उसके साथ क्या हो जाएगा? आगे जुड़ जाएगा। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा? देखना, ये मिल जाएगा जो मैंने नीचे बनाया, ध्यान से देखो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एलाइलिक पोजीशन पे क्या कर दिया? हेलोजन को यहाँ पे लगा दिया है। तो जितने भी तुम्हारे ये रिएजेंट्स हैं, ये बहुत पॉपुलर रिएजेंट है, इसमें से पेपर में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। एनसीएस ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट लिख लो। तो अगर इनमें से कोई भी तुम्हें रिएजेंट देखने को मिलता है, तो तुम क्या कराओगे? वहां पे क्या कराओगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या करोगे? प्रोसीड करोगे कि कहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है तो उस पे लगा दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और बोलो मैम को सनलाइट से रेडिकल बनाने वाली चीज दोबारा बताना। मैं ये कह रही हूँ, अच्छा सवाल पूछा, मैं इसको वैसे एक्सप्लेन भी करने वाली थी। मान लो गौरव या सभी बच्चे देखो एक मान लो पेपर में तुम्हें ये दे दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात, और एक ये दे दिया। तो जो ये रेडिकल वाला मैकेनिज्म होता है ना गौरव और बाकी सब, उसके लिए तुम्हें एग्जामिनर स्पेशली मेंशन करेगा, या तो सनलाइट H nu is your सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे,
या फिर तुम्हें हाई टेम्परेचर मेंशन करेगा, या फिर हीटिंग का सिंबल लगा के दे देगा अगर वो तुमसे एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे लगवाना चाहता है, या सिंपल मैं बोलूं रेडिकल वाले मैकेनिज्म से जाना चाहता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें एग्जामिनर ने ये दे दिया तो यहाँ पे नहीं करवा सकते तुम, यहाँ पे तुम्हारी सिंपल क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी एलाइलिक पोजीशन कौन सी है बताओगे मेरे को तुम लोग, ये वाली या ये वाली, कहीं पे भी लगा दो। डिफरेंस समझ में आया दोनों में, बताओ मेरे को, बताओ बताओ कि कहाँ पे क्या लगानी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तुम्हें और क्लियर होगा, क्वेश्चन से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं ऑर्गेनिक में। हाँ जी राहुल बोलो। मैम क्वेश्चन बोल रहा था। हाँ क्वेश्चन पूछो। मैम ये क्वेश्चन का आंसर। कोई बात नहीं, हाँ बताओ ये क्वेश्चन का, चलो आंसर बता दो लोग, बताओ बताओ। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही। स्क्रीन बाकियों को तो दिख रही होगी। यस मैम। मैम फिर से ज्वाइन करता हूँ उनको। हाँ करो। अब तो तुम्हारी मैडम ने वाईफाई लगवा लिया यार, अब बीच में बड़ी दिक्कत आई थी मेरे को 2-3 दिन तो बहुत ज्यादा। चलो ठीक है। हाँ राहुल बताओ भाई, बताना है तो क्या आएगा। मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, हटा दो इसको जो यहाँ पे लिखा है येलो से, मैंने हटा देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, मतलब तुम समझ गए ना क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म से ही जाएगा। ठीक है, चेक करो क्या एलाइलिक पोजीशन है कोई। हाँ मैम एक ये वाली है और एक ये वाली है, यहाँ पे H है यहाँ पे H है। तो अब 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना, क्योंकि दोनों सेम तो नहीं है, एक पे मिथाइल हाइड्रोजन लगा एक पे 2 हाइड्रोजन, तो यानी कि एक तो या तो ये रेडिकल बनेगा या फिर ये वाला रेडिकल बनेगा। बोलो क्या कहते हो, दोनों सेम नहीं है ना, दिस इज सेकेंडरी दिस इज टर्शरी, बोलो क्या कहते हो। तो अब मुझे ये बताओ विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, पहले वाला दूसरे वाला। मैम पहले वाला। वेरी गुड, पहले वाला है तो पीएल कहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। क्या कहते हो, ए नहीं आदर्श सेकंड ही आएगा बेटा। अरे मैम ऊपर आपने वो दूसरा किया ना, ऊपर ए भी अच्छा 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 वाले ठीक है। में कर रहा था मैं। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। सबसे फ्री के नंबर दिलाएगा ये तुम्हें, फ्री के नंबर। अभी मैं तुम लोगों को PYQs भी भेजूंगी ना आने वाले 1-2 दिन में, तो तुम्हें दिखेंगे काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे। एक और आओ, ये JEE 2025 का सवाल। हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें जैसे कि 3 डिग्री वाले में हिंड्रेंस नहीं होगी क्या? नहीं हिंड्रेंस क्यों होगी, क्योंकि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ना यहाँ पर, इसलिए। नहीं। जब हम रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, वो किस बेसिस पे देखते हैं कि हमारा रेडिकल जो बना है वो कितना स्टेबल है। तो जो यहाँ पे रेडिकल बन रहा है दैट इज टर्शरी। यहाँ पे देखो ना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, उस बेसिस पे आप बोलते हो। ठीक है, ठीक है मैम। कार्बन आयन थोड़ी ना है, रेडिकल है भाई। हाँ सुमित। मैम तभी ये बोला था। हाँ बोलो सुमित। ना मेरा भी वही डाउट था कि वो जो फ्री रेडिकल वो क्यों स्टेबल है ज्यादा वहां पे। हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था मेरा बेटा। यस मैम। एक ये है तुम लोगों के पास, रुको अच्छे से बनाते हैं। देखो एक ये है, ठीक है। चलो बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हो ना, इसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। चलो एक ये है, ठीक है। ये देखो, अब ध्यान से देखना थोड़ा। यहाँ पे CH2 के पास जो रेडिकल था उसके साथ वाले कार्बन पे कितने H है, 3 H है, दिख रहा है सबको। तो तुम एक बार इसको भी ब्रेक करा सकते हो, मतलब एक बार इसका रेडिकल और ये बॉन्ड बनाएगा ये, तो कितने हो गए बेसिकली टोटल 3 हो गए।
3 बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग, इसमें क्या है 2 है, तो यानी कि 2 बनेंगे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज्यादा क्या आएगी बच्चों, बोलो स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? आई होप अभी समझ में आ गया होगा वाई ए वाला रेडिकल इज मोर स्टेबल। ठीक है, चलो। हाँ, एक बच्चे ने पूछा मैम डबल बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? क्योंकि यहाँ पे आपको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। जब आप सनलाइट और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो वहां पे रेटिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, और वहां पे आपका CH का बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां पे आपका जो होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक मत कराना। हाँ, अगर सनलाइट तुम्हें नहीं दे रखी होती फिर तुम नॉर्मल अपना एल्कीन वाली रिएक्शन कराते, एडिशन रिएक्शन कराते, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन, हाँ 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 बोलो। मैम सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा ही फ्री रेडिकल ही बनेगा? सनलाइट की, हाँ सनलाइट की प्रेजेंस में ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी 90% रिएक्शन में वो मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाता है। जेई में तो तुम मान के चलो जो भी तुम्हारी सनलाइट वाली रिएक्शंस होंगी ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए जाएंगी। ये तो आज शायद तुमने पहली बार मेरे मुंह से सुना होगा। अभी आगे आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में काफी सारे ऐसे एग्जांपल और दूंगे तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन करो। आदर्श एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लो, क्योंकि फिर मैं बीच में बोलती हूँ ना फिर वो छूट जाती है जो चीज बता रही हूँ। बताओ भाई, देखो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए तुम लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, वही रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब देखो यहाँ पे कोई एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है, तो अब तुम्हें क्या देखना है, रेडिकल देखना है कौन सा वाला स्टेबल होगा। तो बताओ कौन सा वाला, यही वाला होगा टर्शरी वाला सबसे ज्यादा, है ना? तो मैं यहीं पे ही बना दूं, यहाँ पे मैं Br लगा देती हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में इन्होंने डाला एल्कोहलिक क्यूएच। क्या कराता है एल्कोहलिक क्यूएच? हीटिंग कराएगा, एलिमिनेशन होगी E2, तो ये वाला निकलेगा। अगर नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, नोट्स नहीं पढ़े तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं पढ़े तुमने नोट्स जो मैंने दिखवाए हैं। उसके बाद परोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगेगा। तो वहां पे जाएगा नेगेटिव पार्ट, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ तो है ही नहीं, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। देखो सोचो, बस यही था, ठीक है। अब इसमें से कोई तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑप्शंस में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देखो। Secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in the presence of sunlight. The major product is. अब तुम्हें इसके लिए बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल पता होना चाहिए होता क्या है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, याद करो। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो ये बन जाएगा मेरा, देखना एक बार। हाँ या ना? यस मैम, यही बना है। अब तुम्हें क्या करना है, ब्रोमिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वही करवा दो, रेडिकल मैकेनिज्म से ही जाएगा। अब तुम्हें चेक करना है कौन सा वाला रेडिकल स्टेबल होगा, फिर उसी के हिसाब से तुम वहां पे सब्स्टिट्यूशन वहां पे करा दोगे। देखो भाई कौन सा दिख रहा है, टर्शरी वाला देख लो। हाँ जी, ए ऑप्शन, ए वाला। ए वाला आ रहा है क्या, ये किसी कोई और भी आ रहा है तुम लोगों का? ए ही है। ठीक है, हाँ बोलो। एक बार ये वाला रेडिकल ब्रेक करवा देते हैं और एक बार ये वाला CH का बॉन्ड ब्रेक करवा देते हैं। देखना एक बार, यहाँ बना देती हूँ। किसी का कोई और आंसर है तो बताओ। ये वाला करवाओ, नीचे वाला। हाँ बोलो ना, मुंह से बोलो। मैम शायद से थर्ड होना चाहिए, उसमें मोर हाइपर कंजुगेटिंग बन रहे हैं। वेरी गुड, यही मुझे सुनना था कि कोई बच्चा बोले। देखो मेरे पास ये 2 बन रहे हैं, है ना? यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 कितने हो गए, 4, और ये इस कार्बन से जुड़ा है, टोटल हो गए 5, है ना?
यहाँ चेक करो, 2 2, ठीक है, नहीं ये वाला तो होगा ही, आई एम सो सॉरी, 3 2 5 और एक ये 6, तो कितने हो गए टोटल 6। तो ये वाला बनेगा ना, यहाँ पे बी आर आके लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। देख के मत करो ऑर्गेनिक के सवाल को, फंस जाओगे। कई बार हमें लगता है लेकिन वो होता नहीं है, वो बनाने पे ही पता लगता है तुम लोगों को, है ना। अच्छा एक और चीज, हाँ आदर्श मेरे से पूछ रहा था कि डबल सिंगल ये रेडिकल, हाँ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा, ठीक है। चलो आगे हेडिंग डालो, बस इतना ही था, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था वो। हेडिंग डालो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा हाइड्रोकार्बन में भी और फिर यहाँ पे भी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। देखो डालो हेडिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, नाम से ही पता चल रहा है तुम्हें, एरोमेटिक रिंग होगी, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, है ना, यही मतलब है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है, जैसे मैं तुम्हें बोलती थी एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होती है, याद है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूं, लेट से ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं ब्रोमिनेशन कराते हो तो तुम लोग क्या करते हो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा के क्या करोगे, ब्रोमीन ऐड कर दोगे, यही करोगे, बोलो क्या। यहाँ पे तो तुमने करा दी, मस्त पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ब्रोमिनेशन करा दी। बट अगर मैं मान लो यही चीज बेंजीन में तुमसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे मेरे को ब्रोमिनेशन करा दो, तो तुम लोग क्या ऐसे करोगे क्या, देखना। मैम हमें क्या पता करेंगे कि नहीं, नहीं करोगे। ऐसा क्यों नहीं करोगे बताओ एक बार इधर आओ। पहले क्या था तुम्हारा सिस्टम, एरोमेटिक था, अभी क्या हो गया ये, बोलो। एंटी, अरे sp3 है ना ये, भूल जाते हो तुम लोग। तो तुमने क्या किया, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए। ऑर्गेनिक में बेटा एक वर्ड होता है ड्राइविंग फोर्स, अगर किसी ने कभी सुना हो ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, हर रिएक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाना चाहती है। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे तुम लोग बीटेक क्यों करना चाहते हो, क्या ड्राइविंग फोर्स है तुम्हारा, कि मैम बीटेक करके प्लेसमेंट लेंगे, लाखों रुपए का पैकेज लेंगे, यही ड्राइविंग फोर्स है ना जो तुम्हें आगे की तरफ लेके जा रही है, यस और नो। ऐसे ही सेम ऑर्गेनिक में भी ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन के पीछे, कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों हो रही है। तो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर तुम कराओगे तो तुम बल्कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। तो यहीं पे बात आती है कि जैसे तुम अल्कीन में एडिशन रिएक्शन कराते हो, वैसे ही तुम एरोमेटिक कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, बिकॉज एरोमेटिसिटी तो लूज हो रही है एडिशन करवाने पे। तो इसीलिए मेरा बेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। इज दैट क्लियर। तो मैम क्या देंगे फिर, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे देंगे वो सब मैं मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि वाई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्यों नहीं दे रहे, सब्स्टिट्यूशन क्यों दे रहे हैं, ये समझना जरूरी है तुम लोगों को। तो ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए ऑर्गेनिक में, ठीक है। चलिए इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ, फिर मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग पे, वो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। अच्छा अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को बता देना, लाइक जो मैंने तुम लोगों को हेलोएरिन्स के मॉड्यूल दिया था, शायद दिया है ना मैंने तुम लोगों को, वो अवंती वाला मॉड्यूल नहीं है, वो कोई और मॉड्यूल है। वो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बहुत थे। अगर तुम्हें इसके भी चाहिए तो ले लेना मेरे से, मैं शेयर कर दूंगी, काफी सारे एग्जाम्पल्स है उसमें। क्या है ना, सारी बेंजीन की रिएक्शंस है, सिर्फ और बेंजीन की, जितनी पूरी ऑर्गेनिक में बेंजीन की रिएक्शंस है ना,
वो सारी उसमें दे रखी है, 61 पेजेस की है। तुम्हें चाहिए तो प्लीज मेरे को बता देना, आई विल शेयर। अगर किसी को नहीं चाहिए तो वो भी कोई चलेगा। कर दूंगी बेटा, बेटा हाइड, हाँ कर दूंगी, मैं कर दूंगी, अगर उसके मॉड्यूल चाहिए तो आई विल शेयर दैट। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहाँ पे जो तुम्हें मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने वाली हूँ, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें देखने को मिलेंगे। देखो जो जो हमें रिएक्शन पढ़नी है ना, मेन वो ये पढ़नी है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ना देखो, तुम बार बार पेपर में मैकेनिज्म करने नहीं बैठोगे, तुम्हें मुंह जबानी पता होना चाहिए कि हेलोजिनेशन जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, Br+, Cl+। जब तुम नाइट्रेशन करा रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। जब तुम सल्फोनेशन करा रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वैसे इलेक्ट्रोफाइल इसमें SO3 होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हो तो एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज, वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। असाइलेशन करा रहे हो तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब अभी मैं बताऊंगी ये कैसे बने, बट जब मैं सिखा दूंगी उसके बाद तुम्हें मुंह जुबानी ये याद होने चाहिए, पेपर में बैठ के मैकेनिज्म करने का टाइम नहीं मिलेगा। समझ रहे हो। अब ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि ये कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, इसको लिखना है लिख लो, वरना रहने दे, मैं भी आगे करवाऊंगी। हेडिंग डालो बेटा, मैकेनिज्म। हेडिंग डालोगे मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कहाँ पे हो सकता है HNO3 बेटा, हम नाइट्रेशन वाले में। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 आप मिक्सचर लेते हो, उसी से ही NO2+ जनरेट होता है बेटा। देखो ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है मेरा बेटा, अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन कौन से होंगे वो हम आगे अभी डिस्कस भी कर लेंगे। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, थोड़ा सा सुन लो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये कहाँ पे अटैक करने का इसको पसंद आएगा, बताओ सिमरन, इसको कहाँ पे अटैक करना अच्छा लगेगा, टेल मी। मैम जहाँ पर मतलब इसकी जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाए। वेरी गुड, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये वहां जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। बोलो यस और नो। इतना पल्ले पढ़ा ना, ठीक है। अब बुक्स में कैसे दिखाते हैं, बुक्स में इस तरीके से दिखाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था जो एरो की मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ दिखाते हो तुम, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ दिखाते हो। तो तुम्हारी जो बुक्स है, मॉड्यूल है, उसमें ऐसे दिखा रखा होता है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे दिखा रही हूँ। तुम पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, तुम्हारी मर्जी है, दूसरी साइड कर दो, इस साइड कर दो, एक ही बात है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, सोच के बताना मेरे को। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखना एक बार, सोचो एक बार, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बार बताओ, पहले मेरा सिस्टम कैसा था, एरोमेटिक था, अब एरोमेटिक रहा है क्या, नहीं, दिस इज नॉट एरोमेटिक, या नॉन एरोमेटिक भी लिख सकते हो क्योंकि sp3 कार्बन है ना यहाँ पे, प्लेनर नहीं रहेगा सिस्टम, है ना। तो एक बार बताओ, तुम अनस्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ गए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए ना। और अगर पहला स्टेप स्लो है तो स्लोवेस्ट स्टेप इज, अब तो ये समझ गए हो, अब मत पूछना RDS क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अब तुम क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, हाँ मैम बिल्कुल बना सकते हैं, बताओ। जिसको रेजोनेटिंग नहीं आते प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनिक तुम्हें समझ नहीं आएगी। देखना, ठीक है क्या, देख ये बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब भाई साहब तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, तुम किसी से भी प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। तो होगा क्या, देखना एक बार। सेकंड स्टेप में क्या होगा, तुम्हें एरोमेटिसिटी दोबारा से रीगेन करानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में एक रूल भी होता है कि जब भी तुम किसी रिएक्शन में एरोमेटिसिटी लूज करवाते हो किसी की, तो
एंड तक, जब तक रिएक्शन मैकेनिज्म के एंड पे पहुंचते हो तो वो एरोमेटिसिटी क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। तो यहाँ पे जो H है वो बेसिकली बेस आएगा, H+ निकालेगा और ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेगा। देख रहे हो ऐसे। और ये वाला स्टेप क्या होता है, फास्टर। ठीक है, देखो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था कि तुम्हें समझ ना आया हो, ऐसे हमने पहले भी कर रखे हैं मैकेनिज्म। अब यहाँ पे तुम्हें देखना, अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो बताओ भाई कैसे बनाऊं। एक बार लास्ट वाली बात दोबारा रिपीट कर दोगे? मैं ये कह रही हूँ बेटा, अभी तक तुमने एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करा दिया था, क्या नाम है, गौरव। अब तुम्हें लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी को रीगेन करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है, बेस आएगा, H+ लेगा और बेसिकली क्या करेगा, एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। तो ये वाला स्टेप फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने दोबारा से जो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी थी, दोबारा से एरोमेटिसिटी रीगेन करा दी। रीगेन मतलब दोबारा से एरोमेटिसिटी आ गई है आपके सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे इसका इंटरमीडिएट बनाना है तो मैं कैसे बना सकती हूँ। एक बार बताओ, इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है। सब देखो एक बार ध्यान से, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, देखो ऐसे ऐसे। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मैंने पूरी रिंग में ये डब्बा नहीं बनाया। ये इसका मतलब ये है कि हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, ऑर्थो और किस पे आया है, पैरा पोजीशन पे आया है इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इसके 3 नाम होते हैं। एक नाम होता है अर्हेनियम आयन, एक होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और एक इसको बोला जाता है व्हीलेंड इंटरमीडिएट। ऐसे याद रख लो, अगर मतलब नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिमाग में भी रहना तो भी चलेगा। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था अपना इंटरमीडिएट, याद करो, वो मिशन-हाइमर कॉम्प्लेक्स था, याद है। तो यहाँ पे क्या बना है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक में व्हीलेंड इंटरमीडिएट बना है। दिख रहा है, बस यही है मैकेनिज्म। पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट, खत्म कहानी। करा क्या है तुमने, देखो अगर तुम ध्यान से पूरे मैकेनिज्म को देखो तो तुमने क्या किया है, जो यहाँ पे H था उसको हटा के क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। ये क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्या कहती है जनता। लगा लो, मतलब लिख लो इसको और फिर मेरे को एक बार थम्स अप दे दो ताकि फिर मैं आगे चलूं, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत भारी भारी बातें समझनी है आज की क्लास में। मनीषा, अंजलि ठीक है, श्रुति, सुनिधि, यस मैम। मैम हाँ जी। मैम एक बार बता दो कि जो इलेक्ट्रोफाइल वो मेटा पोजीशन पे स्टार्टिंग में ऐड कैसे होगा? नहीं नहीं, तुम कहीं भी लगा लो। देखो जब तक आपका बेंजीन रिंग है उस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, आपकी ना सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है बेटा। तुम 6 की 6 में से कहीं भी लगा दो। जब बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जब तक उस पे कुछ नहीं लगा है, ऑल 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो तुम यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तुम्हारी इच्छा। हाँ, लेकिन अगर मैं एक बार सब्स्टिट्यूएंट लगा दूंगी बेंजीन रिंग पे, फिर हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा। अभी तो तुम कहीं भी लगा दो, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये तुम, अब तो मेरे को लगता है तुम खुद भी बना लोगे। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का डायग्राम है ये, जो कि मैं तुम्हें हर उसमें बनवा रही हूँ। तो इसमें क्या 2 स्टेप मैकेनिज्म है, एक्सोथर्मिक होगी, क्यों, एरोमेटिसिटी रीगेन करा ली ना, एनर्जी रिलीज होगी। तो पहला स्टेप स्लो था, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा दिखाओगे। दूसरा स्टेप फास्ट था, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम दिखाओगे। बोलो क्या कहते हो। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट, कौन सा बन रहा था, व्हीलेंट।
और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट। बताओ समझना अगर मुश्किल है तो इसको। बना लो इसको। बता दो आगे चलो। पीर बख्श है क्या क्लास में? लग नहीं रहा है। पीर बख्श आप क्लास ले नहीं रहे हो ढंग से। ऋषि अब ये भी नहीं पता ना, थम्स अप दे रहे हो लेकिन साथ में कुछ और कर रहे हो, इसमें भी मेरे को डाउट रहता है थोड़ा। चलो ठीक है, आगे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। क्या क्या लिखोगे बताओ भाई। टू स्टेप रिएक्शन है। संदीप है? संदीप क्लास में? आरुष संदीप है क्या? यस मैम। टू स्टेप रिएक्शन है। दूसरा, स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट लो लिखोगे तो किस पे डिपेंड करेगा देखना एक बार, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये था ना स्लो स्टेप, यानी कि सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल पे, या बोलो। और स्लोवेस्ट स्टेप में क्या बन रहा है? विलेन इंटरमीडिएट, उसमें क्या बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बोलो। तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, मतलब किसके हिसाब से तुम चेक करोगे रिएक्टिविटी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और आप सबको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के टाइम क्या करते हैं, बताओ भाई। इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप जो कि +M +I और जो +H लगाते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बार बार में ये बातें आ रही हैं हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर क्लास में ये चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लिख लिया इधर? और ये भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है उसका नाम क्या है? बोलो, जो तुम्हारा मिस हो गया था ना लास्ट क्लास में, उसको रिकॉर्डिंग से जल्दी कवर कर लो, ठीक है? ठीक है मैम। मैम आज वैसे देख तो रहा था, बाकी है थोड़ा सा। ठीक, एक बार लिख लो और बता दो हो गया तो, ताकि मैं आगे तुम्हें बताऊं और चीजें। इसको सिर्फ रीड करो, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। इसको सिर्फ एक बार मेरे कहने पे रीड कर लो कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है क्या? देखो, ठीक है, लिखो मत इसको, ये तुम्हें ऑलरेडी मालूम है चीज का। उसके बाद ये वही चीजें हैं जो जीओसी में तुम लोगों को मैंने पढ़ाई थी, दोबारा आ गई है ये। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ इसको, जिसको नहीं आती है वो प्लीज एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा बेंजीन पे।
ये मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मान लो तुम लोग बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हो, सपोज एक्स, तो अब इसके रिस्पेक्ट में तुम पोजीशंस का नाम बोलते हो। गौरव, अब तुम बोलोगे इसके साथ वाली पोजीशन ये ऑर्थो कहलाएंगी, ये वाली मेटा पोजीशन कहलाएंगी, और ये वाली क्या कहलाएगी, पैरा पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, तो जब अगर आप सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हो बेंजीन रिंग पे, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, पोजीशन के नाम बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? देखो अब क्या है, अब तुम जैसे क्योंकि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, अब तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर तुम बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे हो और कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, ये तुम्हें डिसाइड करना है। इज दैट क्लियर? अब वो कैसे डिसाइड करोगे? हाँ सिमरन, कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है। नहीं मैम, पहले से हूँ। ठीक है, तुम लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान आ रहा है क्या? देखना एक बार, अगर मैं यहाँ पे फिनोल ले लेती हूँ तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए थे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखता है, इसलिए कहा था जीओसी आनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा हो रही है? कोई मुझे बता पाएगा कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है? यस बोलिए। मैम पैरा पोजीशन। पैरा और ऑर्थो पे, यहाँ पे भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी, मेटा पे नहीं जा रही है। तो यानी कि Yes, मैं ये बात बोल सकती हूँ कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, जिनका प्लस एम प्लस आई या प्लस एच इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो वाली पोजीशन को प्रेफर करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। और कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच होंगी? ऑर्थो और पैरा। तो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कैसे ग्रुप्स होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और एक्टिवेटिंग होते हैं। एक्टिवेटिंग मतलब किसी चीज को एक्टिवेट कर देना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे बढ़ा देना। क्या अभी मैं तुम्हें ग्रुप्स भी बता दूंगी ऐसे कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं, नीचे वाला आओ, अगर कोई ऐसे ग्रुप है जो माइनस एम और माइनस आई लगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जैसे जैसे याद आ रही है ये चीजें क्या थोड़ी थोड़ी, कि तुमने कहीं तो पढ़ी थी? यस मैम, जीओसी में पढ़ी थी। हाँ जीओसी में पढ़ी थी। इधर आओ, अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। बोलो, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? एक तो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल भैया जी कहाँ जाना चाहेंगे? जो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, यानी कि मेटा पे जाना चाहेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा से तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। तो ऐसे वाले ग्रुप जो माइनस एम माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उन वाले ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं, मतलब वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हम बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा हेलोजेंस का क्या सीन है बताओ भाई। हेलोजेंस का मैंने बोला था माइनस आई कंसिडर करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो भाई साहब डीएक्टिवेटिंग होंगे, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दोनों तरफ से खेलते हैं ये लोग, हेलोजन वाले लोग दोनों तरफ से बाजी मार लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो मेरे पास क्लोरीन है तो लोन पेयर है ना इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बेंजीन रिंग पे बढ़ाते हैं। तो जब बात आएगी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा हेलोजन के केस में, तो ऐड तो ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी हुई है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर डिसाइडेड बाय प्लस एम इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस। मैंने आसान भाषा में यहाँ पे लिख दिया, तुम लोग इसको लिख सकते हो अपने नोट्स में। अभी कौन कौन से ग्रुप होंगे वो भी मैं सारी चीजें तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैम एक बार ये एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोबारा समझाना। एक्टिवेटिंग का मतलब है एक्टिवेट करना किसी चीज को, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना बेंजीन रिंग में। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब डीएक्टिवेट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से खींचना। अब तुम्हें पता है ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है,
लिख लो इसको एक बार। ऐसे समझ के पढ़ो, हाइड्रोकार्बन की क्लास लग रही है। ये सब उसमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए ये देखो, यहाँ पे कुछ मैंने ना यहाँ पे लगाया है, बुक से लिया है ये चार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इधर आओ। यहाँ पे डिवाइड किया गया है वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में, सिंपल एक्टिवेटिंग में और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में, ऐसे डीएक्टिवेटिंग को करना है। अब तुम्हें सारे नहीं करने, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें कौन कौन से करने हैं, ठीक है। आ जाओ। देखो, अगर तुम्हारे पास बेंजीन रिंग के जस्ट साथ ही अटैच है कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। वैसे ये हेलोजन नहीं है, कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो पक्का क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इज दैट क्लियर? जैसे O नेगेटिव NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है NHR, NR2OH, है ना। तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास है, ये भी क्या है, एक्टिवेटिंग है। लेकिन ये NH2 से कम है। जैसे मान लो एक मैं ये लिख देती हूँ और एक मैं ये लिख देती हूँ, और तुमसे मैं पूछूं बेटा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन सा है, तो तुम बता पाओगे? क्या चीज? मैं कह रही हूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं NHCOR ज्यादा एक्टिवेटिंग है या NH2 ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो तुम लोग बता पाओगे कौन सा है? हाँ बताओ आदर्श। मैम NH2 ही होगा। ये क्यों नहीं है ऊपर वाला? वो रेजोनेंस में नहीं चल जाएंगे वेरी उसके। गुड, वेरी गुड। जो यहाँ पे बेंजीन रिंग भी लगी हुई है, वो यहाँ तो जा रहा है लेकिन साथ में यहाँ पे भी जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे कर लो ध्यान से समझने के लिए, 50-50% जा रहा है दोनों तरफ। जबकि NH2 में क्या है, 100% वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई जो सेकंड वाले हैं वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, लेकिन उनसे ज्यादा कौन सा है, वो पहले वाला। एक चीज तुम इन लोगों को ये ध्यान रखनी है कि OH ज्यादा होता है OR से, ये प्लीज ध्यान रखना। मेटा पे क्या कह रहे हो? मेटा कलर कहाँ से आ गया? हाँ दर्श। मैम पर OR में R जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुश नहीं तभी करेगा। तभी मैंने बोला नहीं, यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, R आपका एल्काइल ग्रुप है ना, इसके पास 2p होगा कार्बन के पास, इसके पास भी 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें रिपल्शन होता है थोड़ा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू OH। इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टार लगा के बोला तुम लोगों को याद करने को। OH का ज्यादा होता है OR से, ठीक है। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिक में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हम सोचते हैं बट वो हो जाता कुछ और, ठीक है। कम आएंगी ऐसी चीजें, बट जहां पे भी आएंगी आई विल टेल यू। अच्छा ये वाले कौन से हैं, इसमें एल्काइल ग्रुप क्या है, अब इसके पास तो है नहीं लोन पेयर, ये तो बेचारा +I और +H से ही करेगा, इसलिए ये एक्टिवेटिंग है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके अलावा ये रहने दे सकते हो, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूछते भी नहीं है, ठीक है। अब हेलोजेंस आपके डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा है, ये भी रहने दे सकते हो, मत करो, नहीं पूछेंगे तुमसे। मतलब जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ तुम लोगों को। स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग कौन से, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसाइल हैलाइड, साइनाइड, SO3H। बहुत स्ट्रॉन्ग कौन से हैं भाई, ये तो तुम लोगों को NO2 तो दिमाग में ध्यान रख लेना है, और CF3। और तुम्हें पता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो तो भूखा है हो रखा है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो वो तो बहुत ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस तरीके से तुम समझ के जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये चार्ट अपनी नोटबुक में बना लेना एकदम कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। चलिए आइए, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, जब मैं नोट्स दूंगी तब लिख लेना।
अच्छा ये तो बात थी जब एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक बार बताओ जब दो होंगे तो क्या करोगे, तब कैसे पता लगाओगे इलेक्ट्रोफाइल्स ही कहाँ पे आएंगे, बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं करना। देखो इसमें तीन केसेस बनते हैं। एक तो ये, अगर मान लो तुम्हारे बेंजीन रिंग पे दो ऐसे ग्रुप लगे हुए एक्टिवेटिंग, ध्यान दे लो यहाँ पे, अगर ऐसे बैठ जाओगे ना फिर नहीं आएगा समझ में, बता दे रही हूँ। एक यहाँ पे लेट से CH3 है और यहाँ पे CHO है। तुम लोगों को पता है ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है। तो जब भी तुम्हारे पास बेंजीन रिंग पे एक एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग होगा तो कौन डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, एक्टिवेटिंग डिसाइड करेगा। ठीक है, ये डिसाइड, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ये कुछ रूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं। डिसाइड करेगा इनकमिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बोलो भाई। तो यानी कि कहाँ पे जाएगा, ये ऑर्थो पे जा सकता है, पैरा तो इसकी ब्लॉक है ना, तो यहाँ कहीं इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। अच्छा मान लो दोनों ही क्या बोला, दोनों डीएक्टिवेटर है, फिर कौन डिसाइड करेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होगा। आवाज आ रही है ना तुम्हें मेरी, ये सो गए, आ रही है। Yes. चलो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लेट से एक ले लिया NO2 और एक ले लिया वो क्या बोलते हैं CN, तुम्हें वो ऐसे देगा कि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कौन है, NO2 भैया जी हैं, तो ये डिसाइड करेगा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन ये रही या ये रही, तुम कहीं पे भी लगा दो। अच्छा अगर मान लो दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप लग गए तो कौन डिसाइड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होगा। जैसे मान लो एक मैंने ले लिया NH2 भैया और एक ले लिया OH, बताओ भाई कौन होगा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, NH2, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो वो यहाँ लग सकता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ लग सकता है। आ गई तीन बातें समझ में। अगर एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों लगे हैं तो एक्टिवेटिंग विल डिसाइड, अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग लगे हैं तो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग विल डिसाइड, अगर दोनों ही डीएक्टिवेटर लगे हैं तो भाई साहब स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर डिसाइड कि इलेक्ट्रोफाइल भैया जी कहाँ जाएगा। बस यही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगी तुम्हें। ठीक है, अच्छा एक फोर्थ पॉइंट आता है, ये कई कई जगह पे काम आ जाता है, वो ये कहता है, बस सिंपल सी बात ये समझना, जब तुम्हारे दो ग्रुप लगे हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो अगर कहीं पे तुम यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रोफाइल देखो ना तो समझ जाना वो बहुत कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पे तीन ग्रुप एक साथ नहीं लगते हैं, रिपल्शन के कारण बहुत कम अमाउंट बनता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, तुम्हें कई कई क्वेश्चन में काम आएगा, है ना, कई बार आए हुए जेईई में क्वेश्चन, तो तुम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इस एक वाली बात से कि देयर इज ऑफन लिटिल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू ग्रुप्स दैट आर मेटा टू ईच अदर। ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का परसेंटेज 37% है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का परसेंटेज 62% है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है ना, देख रहे हो, तो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ है। लिख लो इसको, आगे चलते हैं। बोलो। मैम अगर जो ग्रुप है वो किसी और पोजीशन पे लगा हो तो उसके लिए कैसे पता करेंगे, मतलब ये मैंने मतलब सामने लगाया है, इसमें आपने पैरा पे लगाया, अगर किसी और जगह पे होता चलो लगा लेते हैं, तुम बताओ किस पे लगाऊं। मैम एक बार ये आप ऑर्थो और पैरा पे लगा के बता दो। ठीक है, देखो मान लो ऐसा कुछ लगा है, यहाँ पे NH2 ले लेते हैं। ठीक है, पैरा वाला तो अभी मैंने बताया था सुमित, ये वाला देखो, देख रहे हो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, NH2 स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, दिख रहा है,
यस तो मैम। यहाँ पे ये डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा तो ऑर्थो पे जा सकता है और पैरा पे जा सकता है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस एक मैम। यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है, बस तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा एक यहाँ पैरा वाला तुम्हें ज्यादा मिलेगा, यस मैम। ऐसे करके डिसाइड कर। मैम CS3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बेटा जब यहाँ पे दो सब्सिट्यूएंट लगते हैं ना, तो जो ये ताकतवर वाला होता है ना एक्टिवेटिंग, वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे जाएगा। CH3 विल नॉट डिसाइड कि कहाँ पे जाएगा, NH2 विल डिसाइड कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा। यही बता रही हूँ मैं इतनी देर से। मैम ये दोनों ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग है, हाँ 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 तो बिल्कुल। मैम अगर एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग लगाओ साथ साथ में, तो फिर उसमें कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, ठीक है, ऐसे लग रहा है अभी आए हो तुम इस टॉपिक में। अगर एक एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग विल डिसाइड, तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये है, पैरा ये है, तो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ये पॉइंट्स यही बता रही हूँ, इसलिए लिख लो एक। ठीक है, चलो आगे बताओ, जल्दी बोलो। यस मैम। चलो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ तुम्हें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही आते हैं जेई में। आइए यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तुम्हें पता है ना कहाँ पे रेट ज्यादा होगा, क्योंकि व्हीलन इंटरमीडिएट बनता है, तो वहां पे बनेगा जहाँ पे वो जो कार्बोकेटायन बन रहा था, जहाँ पे वो स्टेबल होगा। चलिए आइए, तो बेंजीन है एक मेरे पास, एक क्लोरोबेंजीन है, और एक नाइट्रोबेंजीन है, और एक मेरे पास टोल्यूइन है। ठीक है, चलो अब हमें देखना है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, भाग भाग के कहाँ पे आएगा, दौड़ दौड़ के। सोचो, ये तो -m -i लगाएगा। अच्छा चलो, तुम कर रहे हो क्या? करो करो, हैंड रेस करो। अब्दुल्ला बताओ। पीरबक्स अब्दुल्ला। यस मैम। हाँ बताओ, क्या क्या होगा आंसर? मैं अभी कर दूं। ध्यान ही नहीं है तो कहाँ से होगा। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम, सारे बढ़िया। हाँ मुझे ही बताएगा, कौन बताएंगे? श्रुति बताएगी। हाँ श्रुति। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ठीक है क्या? देखो, ये तो +h से करेगा, +i से, ये -m -i से, ये तो सबसे पीछे फेंक देना तुम 3 वाला। ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन -i से करेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर 1 वाला आ जाएगा, और ये +h +i से क्या करेगा, रेट बढ़ाएगा, तो यानी कि 4 4 1 2 3। वेरी गुड। MCl वाला पहले क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि हेलोजेंस का -i इफेक्ट होता है। आपसे ये नहीं पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, आपको रिएक्टिविटी पूछा है। ये देखो, स्पेशली मैंने पॉइंट ही यही डाला था यहाँ पे। जब वो पूछे ना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, देन यू कैन कंसिडर +m इफेक्ट ऑफ हेलोजन, बट अगर रिएक्टिविटी वाला कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देन यू हैव टू कंसिडर -i इफेक्ट ऑफ हेलोजन। ठीक है, ये वाला कर। मैम एक बार दोबारा दिखाना क्वेश्चन। ये लो, लिख लेना इसको आराम से, ये कर लो। इसमें बताओ मेरे को, वेंसडे को अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे किसी भी हाल में, एकदम एग्जैक्ट 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगी। चलो
क्या लग रहा है प्रिंस राठौर? प्रिंस बताओ भाई। मैम अभी कर रहा हूँ। अच्छा करो करो करो। सिमरन ट्राई करो। पलक, सुनिधि, अंजलि, मनीषा, कहाँ हो तुम? कृतिका तुम भी गायब हो। गर्व तुम भी गायब हो एज ऑलवेज। ऋषि आप भी गायब हो एज ऑलवेज। समीर तो बिल्कुल ही गायब है, गौरव के कहने पे आया बस क्लास में। आरुष, हर्षित। ऋषि मेरे को इसका आंसर बताओ, थम्स अप देने से कुछ नहीं होगा। तुमने तो कर लिए ना पीवाई क्यूज, बताओ। गौरव आप बताओ। मैम ये ऑप्शन। ए ऑप्शन, वेरी गुड। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात है गर्व। सारे महीने निकल गए यही सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग वाइल ईटिंग, आई एम लिसनिंग वाइल ड्रिंकिंग, आई एम लिसनिंग वाइल गोइंग, आई एम लिसनिंग फलाना फलाना, यही सुन रही हूँ मैं तुम्हारे मुंह से, इतने महीने हो गए हैं। हाँ तो क्या बता रही थी मैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक उसका रेट जो होगा ज्यादा होगा। फिर फर्स्ट वाले का होगा, फिर सेकंड, और ये तो माइनस आई है। ठीक है, सो यस फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। ये वाला करो, 2024 में आया ये। इसके मैं दोबारा से बना देती हूँ क्योंकि इसका प्रिंट बड़ा ही बेकार है जहाँ से मैंने लिया है। तुम लोग पीवाईक्यू लगा सकते हो इस चैप्टर के, 95% तुम पीवाईक्यू आराम से कर लोगे इसके। मैंने तुम्हें 2022, 23, 24, 25 ऑलमोस्ट सबके लगवा दिए क्लास में, तो तुम लोग एकदम झमाझम प्रैक्टिस कर सकते कर। आसान है, कुछ नहीं है। और मैं फिर बोल रही हूँ क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट नहीं आएंगे तुम लोगों के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुम आराम से, क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन तो आराम से छाट सकते हो तुम केमिस्ट्री में, आराम से छाट सकते हो। कंपटीशन तब क्रिएट होता है जब तुम 12-13 के बाद जाते हो केमिस्ट्री में, बट तुम लोग अगर इतने भी बना लोगे 12-13, तो मेरे हिसाब से तो काम बढ़िया बन जाएगा। जिन बच्चों का अच्छा है ऑलरेडी, वो फिर अपना टारगेट बढ़ा के रखो, 12 का मत सोचो, 18+ का सोचो। बट जिनको थोड़ी सी केमिस्ट्री वीक लगती है अपनी, तो एटलीस्ट बेटा वो 10-11 क्वेश्चन का टारगेट बना के रखो। ठीक है, क्या लग रहा है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। मैम ए। पी पहले आएगा, मतलब थर्ड वाला, उसके बाद ए वाला, क्योंकि +H+I, फिर बी, और फिर लास्ट में डी, CF3 है। बहुत ही बढ़िया, उम्दा। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, प्लीज उनको कभी वो मत करने देना कि 2 दिन बाद तुम्हें भूल जाओ हमने क्या पढ़ा था, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू नहीं है ये। इसमें आपको वही बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बताना है। बस मैं यही कराऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थोड़ा सा तुम्हारी क्लास में आज मैं पीछे चल गई। करा है क्या? देखना एक बार, थोड़ा सोचो क्या होगा। आर्यन क्या लग रहा है बेटा? मैम इसमें फिफ्थ का सबसे ज्यादा होगा मैम, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर तुमने फर्स्ट। ये +I इफेक्ट के बेसिस पे लगाया है क्या? यस मैम। कोई और है जो कोई और आंसर देना चाहता है? सबका यही आया है। इसमें बताना क्या है?
अरे यही लिखा तो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताना है। चलो मैं एक्सप्लेन करूं। आर्यन थोड़ा सा गलती कर दी बेटा आपने। क्यों होगा आदर्श सेकंड का सबसे ज्यादा? मैम सेकंड का नहीं, थर्ड का होगा, सॉरी क्यों होगा ये बताओ थोड़ा। मैम। इथाइल है ना वो, हाँ। स्ट्रॉन्ग होता है, तो थर्ड फिर सेकंड हम्म। मैम, फिर कॉन्सेप्ट फर्स्ट उल्टा लगा दिया। मैं और बताती हूँ, थोड़ा गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों ने ना इंडक्टिव देख लिया पहले, मैंने कहा था हाइपर कंजुगेशन देखो। एक बात बताना, जब मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगी तो ऐसे ही बनाऊंगी ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 अल्फा एच स्टेबलाइज करेंगे, उसको कंफर्म करें सारे बच्चे। यहाँ पे 2 अल्फा एच करेंगे, यहाँ पे 1 अल्फा एच करेगा और यहाँ पे 0। देख रहे हो, एक भी नहीं है। आप समझ गए? ये जेई में आने वाला है, तुम्हारी शिफ्ट में मिलेगा किसी ना किसी को, क्योंकि आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन बड़े टाइम से। मैम दोबारा समझाना एक बार। आपको करना क्या होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? आप कार्बोकेटाइन बनाते हो ना स्लो स्टेप में, भूल गए? वही तो डिसाइड करेगा रेट। तो जब तुम कार्बोकेटाइन बनोगे, यू कांट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कि यहाँ पे 3 CH3 का प्लस ही लग रहा है। सबसे पहले यू हैव टू चेक हाइपर कंजुगेशन। अगर वो लग रहा है तो हाइपर कंजुगेशन विल गेट हायर प्रायोरिटी ना। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच बनेंगे जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा गौरव, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैम, तो यही रहेगा 5 4 3 2 1। हाँ ऑर्डर यही है, पहले 5वां मतलब सबसे ज्यादा 5th का, फॉलोड बाय 4th, 3rd, 2nd 1। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने उल्टा लगा दिया। अरे रुको 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 रुको। ऑर्डर आएगा 2nd का सबसे ज्यादा, फिर 3rd का, फिर 4th का, फिर 5th का और फिर 1st का। हाँ ये करेक्ट होगा। ठीक है, मैम तो थोड़ी सी यहाँ गलती। हाँ वो कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को, सॉरी। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। मेरे भी 10 बजते बजते ना सर घूमने लग जाता है। चलो ठीक है, कर लोगे? एक और कर दो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी बाकी रिएक्शंस। छोटी ज्यादा नहीं रह गया, 30-35 मिनट्स का रह गया बस चैप्टर। ये वाला कर दो मेरे को, इसमें भी बस यही बताना है। सिमरन आप बताओ। मैम बी का होगा मैम। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि ये भैया जी रेजोनेंस। रेजोनेंस। वेरी गुड, बना देते हो अलग से। समझ गए ना, अभी करवाया था ये मैंने। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे 100% यहीं जा रही है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी एल्काइलेशन एसाइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वुड्स रिएक्शन कराऊंगी, फिटिक रिएक्शन कराऊंगी, कुछ नेम रिएक्शन है नई नई, सैंडमेयर रिएक्शन है ना, और गेटरमैन रिएक्शन, बाल्स-काइमन रिएक्शन, थोड़ी नेम रिएक्शन तुम लोगों और सीखोगे। फिर ये चैप्टर आपका वैसे फिनिश है, वैसे तो फिनिश हो चुका है, बस ये लगा लो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना करो, रिवाइज करो अच्छे से। और असाइनमेंट देखो, आई नो डिले हो जाएगा तुम लोगों का क्योंकि पेपर चल रहा है, इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कहीं सेव कर लेना कहीं पे। पता चले तुम लोग अगर 4 दिन बाद असाइनमेंट करने जा रहे हो, तुम्हें दिखे ही ना कि खुशबू मैम ने असाइनमेंट कहाँ भेजे हैं। रिसोर्स शीट को देख लेना, वहां पे सारे अपडेटेड है। ठीक है, आंसर की भी मैं लगा देती हूँ वहां पे, और वो भी असाइनमेंट भी। ठीक है, चलो अब तुम लोग भी थक गए होगे।